प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल मार्केटिंग पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। आज हम बात करेंगे बुलियन ट्रेडिंग की। कैसे करें बुलियन ट्रेडिंग, कैसे करें इसमें इन्वेस्टमेंट, सोने और चांदी को फिजिकली लें या फिर डेरिवेटिव इसके फॉर्म्स खरीदें और कैसे इनको बेचें। इन्वेस्टर बुलियन की ट्रेडिंग MCX और NCDEX पर जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं उन पर आप कर सकते हैं। रिस्क से बचने, स्पेकुलेशन या कीमती धातुओं के साथ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मार्केट के बदलते हुए माहौल में बुलियन ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और नए इन्वेस्टर्स कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान आज मौजूद हैं हमारे साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही में है चार्टर्ड अकाउंटेंट जय कुमार काबरा जी। आप दोनों का हम वेलकम करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। शरद जी, आपसे शुरू करते हैं जी। गोल्ड, अब तो मतलब कहते हैं ना मिडास टच की पहले बात होती थी, लेकिन गोल्ड अब ऐसी चीज हो गई है कि जो इसको टच कर रहा है वो उसको लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई। क्योंकि अगर हम देखें जब नोटबंदी हुई थी तब से लेकर और आज तक डबल से ज्यादा प्राइस हो चुका है जी। ऐसे में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए सही रहेगा या अभी डिप का इंतजार किया जाए? बहुत अच्छा सवाल सोनिया आपने पूछा है। पहले तो डीडी उर्दू के सभी हजरत नाजनीन को मेरा आदाब। और मुझे लगता है गोल्ड को एक ज़माने में हम देखा करते थे कि लेडीज़ घर में ज्वेलरी खरीदती थी और ख़रीद के रख देती थी और आगे अपनी डॉटर इन लॉज को पास ऑन कर दी जाती थी, बेटियों को दे दिया जाता था। तो गोल्ड को ट्रेडिशनली इसी से देखा जाता था। मुझे लगता है नज़रिए में बहुत बदलाव आया है सोनिया, और आपने जो सवाल पूछा वो इसी से कनेक्टेड है कि क्या नज़रिए में बदलाव है। आज गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की तरह। पहले तो होता था ना, आपने ज्वेलरी खरीदी और 10-20 साल खरीद के रख ली तो कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती थी। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, नोटबंदी यानी 2016 से लेके अब तक डबल से ज़्यादा प्राइस हो गई। और मैं एवरेज देख रहा था पिछले 10 साल की, अगर हम रिटर्न निकालें तो करीब 11-12% CAGR के हिसाब से आता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है क्योंकि कंसिस्टेंटली आ रहा है और कभी ज़्यादा कभी कम, पर एवरेज निकाल के इतना आ रहा है। तो ये इस बात को बताता है कि हम पैसा बोलता है में जितने भी एसेट्स डिक्लेयर करते हैं और उनकी बात करते हैं, उनकी चिंतन के बारे में करते हैं, उनको हम लेते हैं, तो उसको देखते हुए गोल्ड ने अपना बहुत रोल निभाया है अच्छे रिटर्न्स को जनरेट करने में। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड को, एक तो मैं बोलता हूं, एक बड़ी अच्छी लाइन में सोनिया बोलता हूं जो हमें, मुझे लगता है हमारे सारे जो देखने वाले हैं उनके लिए काम की है, कि पहले हम बोला करते थे कि सोने के साथ सो जाइए। सोने के साथ सो जाइए का मतलब होता था, इंडिकेशन क्या होता था कि आप लंबे वक्त के लिए इसको रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, इसको बार बार नहीं दिखे। पर अब हाल के सालों में जो हमने हालात देखे हैं, सोने के साथ सो तो जाइए, पर सोने के साथ आप ट्रेड भी कर सकते हैं। और जब हम बुलियन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हम सोना चांदी दोनों ले लेते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सोना और चांदी दोनों लोग इसमें फर्क जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक सोने के रंग का होता है और चांदी अलग रंग की होती है, पर सोना जो है वो निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोने की जो सप्लाई है वो सीमित है। मुझे कल बड़ी अच्छी खबर पता लगी कि युगांडा में अभी बहुत बड़ी सोने की एक खान मिली है। एब्सोल्युटली। ऐसा माना जा रहा है कि 30 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि $12 ट्रिलियन से भी ज्यादा का सोना है। आप सोचिए कि हमारी इकोनॉमी अभी 4.189 ट्रिलियन डॉलर की है, तो ये लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वो मिली। हालांकि कितने साल लगेंगे उसको निकालने में, वो अलग बात है। और चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। शायद कम लोग जानते होंगे, आप जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें चांदी इस्तेमाल होती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल सर्किट्स बनाने में यूज होती है। तो चांदी का इस्तेमाल निवेश के लिए भी होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है, और चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री के लिए भी होता है। जबकि सोने को हम
मेनली कुछ लोग पहले, मुझे याद है सोनिया, कुछ लोग दांतों में लगवा लिया करते थे। आप देखेंगे पुराने हमारे कुछ लोग थे, उनके दांत को एक हाथ बीच में सोने का होता था, पर अब ऐसा नहीं देखा जाता। अब लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, अब वो नेचुरल कलर में दांत पसंद करते हैं, अगर लगवाते भी हैं तो सोने को हम प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और अगर हम सोने को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो लोगों के मन में आता है जो मूल मेन मुद्दा जो है सोनिया, कि क्या अब सोने को लेकर सो जाना है या सोने को हम शॉर्ट टर्म भी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से ये भाग रहा है तो इससे तो देख के ऐसे लगता है कि भाई अब इसके साथ सोने की जरूरत ही नहीं है, अब तो लॉन्ग टर्म की क्या जरूरत है। अगर आपको एक साल में 11-12% रिटर्न दे रहा है तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स ने देखिए पिछले एक साल में हिला के लोगों को रख दिया है, एसआईपी वगैरह ने हिला के रख दिया है, शेयर मार्केट ने बीच बीच में काफी हिचकोले दिए, झटके दिए, तो ऐसे लगता है लोगों को कि क्या इसमें ट्रेडिंग भी करी जानी चाहिए, क्या इसको हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए भी रख लेते हैं। ये सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, जिसको आज हम इसमें इस राज को खोलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप सोने को कितने तरीके से ले सकते हैं। मुझे आई एम श्योर आपके सवालों की जो लिस्ट है उसमें यह शामिल है कि सोना किस किस प्रकार से सोने चांदी को हम ले सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आगे बातचीत चलेगी इस पे मैं और खोलकर बात करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। और काबरा जी ये बताएं कि जैसे जब भी हम स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वॉरेन बुफे का नाम या फिर बिल गेट्स का नाम, किस तरह से उन्होंने अपने एक एम्पायर खड़ा कर दिया इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। क्या अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें, क्या इन लोगों ने वहां पर भी इन्वेस्ट किया था? क्योंकि अगर वहां इन्वेस्ट किया था और वो उनको फायदा दे रहा है तो शायद हमारे दर्शक उससे कुछ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, जो ये बड़े नामी गिरामी इन्वेस्टर्स हैं वो भी सोना चांदी खरीदते हैं। जी सोनिया जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आदाब, गुड आफ्टरनून और नमस्कार कहना चाहूँगा। और जहाँ तक बात सोने की और इक्विटी की बात है, उसमें अगर हम सबसे पहले आप ही की बात का जवाब दें तो इक्विटी, एक वॉलेटिलिटी हमेशा इक्विटी में रहती है। और सबसे बड़ी बात, एक कॉमन मैन, हमारे जैसे जो कॉमन मैन हैं, उन लोगों को इक्विटी मार्केट बिना किसी एक्सपर्ट नॉलेज के वो समझ में नहीं आएगा। किस कारण से इक्विटी बढ़ रही है, किस कारण से इक्विटी कम हो रही है, उनके लिए वो या तो एक कागज़ का टुकड़ा है या आजकल जैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट है तो डिजिटल एक उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा, जैसे सर ने बोला कि सोने के साथ सो जाओ, यानी कि आप निश्चित होके रह सकते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात जो स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं कि गोल्ड कभी कम नहीं हुआ। रीज़न बहुत साफ है, बहुत उसके कारण बहुत साफ हैं कि गोल्ड को सबसे बड़ी सिक्योरिटी के हिसाब से लोग देखते हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इनसिक्योरिटी हो, चाहे इन्फ्लेशन के कारण हो या इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, तो उस कारण से गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा, या इसमें हम सिल्वर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट सिल्वर और गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा एक सेफ हेवन की तरह यूज़ किया जा सकता है। एक कॉमन मैन, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी होता है और वो लोग डे टू डे उसके ऊपर निगाह भी रख सकते हैं, उन लोगों के लिए गेम प्लान टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो गोल्ड में जैसा सर भी बोले थे कि जो CAGR है वो 11-12% से भी ज़्यादा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है। बात नोटबंदी ही नहीं, उससे पहले का भी अगर हम देखें तो ये हमेशा एक्सपोनेंशियली ही बढ़ा है। अगर आज 1 लाख रुपए का 10 ग्राम का गोल्ड हुआ है तो भी हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है। ज्वेलरी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये ज़्यादा लगता हो, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी भी ये फिगर ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है, जैसे अभी 3.5% का इन्फ्लेशन रेट है, इंटरेस्ट जो है वो 9-10% के आसपास आ जाता है, जबकि गोल्ड का रेट हमेशा इससे ज़्यादा ही रफ्तार से बढ़ेगा। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से इक्विटी के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बेहतर मैं मानूंगा। एब्सोल्युटली। यहाँ पर शरद जी, अब हम इस पर आते हैं कि क्या सही एंट्री पॉइंट्स रहेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, सिल्वर में इन्वेस्ट करने के, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पर अकाउंट खोला जाए, कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने देती हैं।
ट्रेडिंग किया जाए, वैसे एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग की कोशिश की जाए या फिर खरीद के रख लिया जाए, क्योंकि खरीदने में तो बहुत ज्यादा पैसा भी लग जाएगा। बहुत अच्छा सवाल सोनिया आपने पूछा है। देखिए, मैं ट्रेडिंग जो लोग करते हैं पहले तो वो ये जानना चाहेंगे ट्रेडिंग कैसे होती है। बिल्कुल। अब ट्रेडिंग का आम मतलब क्या होता है कि आपने खरीदा, दुकान से जाके खरीद लाए और उसके बाद थोड़े दिन बाद जाके बेच आए, महीने 2 महीने बाद। एक तो ट्रेडिंग ये हो गई। पर जो ट्रेडिंग शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं, जब इस लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर ट्रेडिंग हम एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो आपने शुरू में नाम लिया। जैसे हम MCX की बात करते हैं, मल्टी कमोडिटी इंडिया का जो एक्सचेंज है, जहां पर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी कैटेगरी में जाता है। तो वहां जैसे आप अपने इक्विटी खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं, वही डीमैट अकाउंट आप वहां पर खोलेंगे और उसमें बाकायदा लॉट्स बने हुए हैं। तो मैं पहले तो जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दूं कि लॉट्स, एक तो गोल्ड आपका 1 किलो का ट्रेडिंग होता है, जो यूनिट की बात कर रहा हूं। उसके बाद गोल्ड मिनी होता है। गोल्ड मिनी में हम 100 ग्राम की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें 100 ग्राम का एक लॉट होता है, यानी कि 1 यूनिट होता है। उसके बाद गोल्ड की गिनी भी होती है। गोल्ड गिनी को हम बोलते हैं, वो 8 ग्राम के करीब की होती है। उसके बाद आपको हैरानी होगी, गोल्ड पेटल भी होता है, बहुत छोटा, वो 1 ग्राम का गोल्ड होता है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की अलग अलग देने की कैपेसिटी होती है, लेने की। और प्लस आप यूनिटाइज भी चाहते हैं, छोटे छोटे, मान लीजिए आपको थोड़ा बेचना है, थोड़ा खरीदना है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो आपका डीमैट अकाउंट उसमें खुलता है, आप उसमें पैसे जमा कराते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, या ऑनलाइन जाकर आप उसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं जितना आपको चाहिए, और आपके अकाउंट से डिडक्ट होके आपके, ध्यान दें अब इस बात को, आपके डीमैट अकाउंट में उतना गोल्ड आ जाता है। मान लीजिए मैंने 100 ग्राम खरीदा, तो 100 ग्राम इस समय करीब करीब 10 लाख रुपए का है, 9.5-10 लाख रुपए का मैंने खरीदा, तो मैंने उसमें लेके रख लिया। अब वो उस गोल्ड को मैं, सोनिया ध्यान दीजिएगा इस बात को, उस गोल्ड को मैं जाके छू नहीं सकता हूं, क्योंकि वो डीमैट फॉर्म है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने इक्विटी शेयर जैसे पहले पेपर फॉर्म में होते थे, ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, तो उसको आप छू नहीं सकते। पर हां, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, इसमें भी डिलीवरी की ऑप्शन होती है, यानी कि इसकी महीने में एक बार अगर सेटलमेंट है, आप सेटलमेंट में चाहते हैं कि ये गोल्ड मुझे फिजिकली मिल जाए, तो आपको वो देने का बाकायदा एक वेयर हाउस होता है MCX का, वहां से आपको देने का इंतजाम भी किया जाता है। हालांकि उसकी प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कम लोग उस ऑप्शन में जाते हैं। वही लोग उस ऑप्शन में जाते हैं जिन्होंने, मान लीजिए 100 रुपए का गोल्ड खरीदा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और वो गिर के मान लीजिए 6 रुपए का आ गया, फॉर एग्जांपल। मैं बिल्कुल, ये सारे नंबर्स जो है इमेजिनरी है। अब उसको बेचने में तो 4 रुपए का लॉस है, 60 रुपए का बेचा, 100 रुपए का लिया तो 40 रुपए का लॉस है। तो उस लॉस से बचने के लिए वो कहता है, भाई मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सपायरी होती है, तो आपको या तो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। जो लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे इस बात को। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप डिलीवरी चाहते हैं, तो MCX के वेयर हाउस से आप उस 100 रुपए के बराबर का गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं। हालांकि 100 रुपए का होता नहीं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है। तो वो, पर उसमें टाइम लग जाता है लेने में, और वो कॉम्प्लिकेटेड है, अमूमन लोग ऐसे नहीं करते। तो मैम, आपने जो सवाल पूछा था, ये मैंने सारा उसी से बताया, उससे कनेक्टेड बताया। तो मेरी सलाह तो ये है हमारे देखने वालों को, हमारे जो आज हमको पैसा बोलता है को देख रहे हैं, कि आप ट्रेडिंग से तो बचना चाहिए। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती है, और इसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग का, सोनिया, यहां पर मतलब यह निकलता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हैं, और मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का 100 ग्राम सोना लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग में ब्रोकर आपको 8 से 10% मार्जिन लेता है। यानी कि अगर आपने 8 से 10 लाख का सोना लिया है, तो आपको 80,000 या 1 लाख रुपए, ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बदलता रहता है, वो आपको ब्रोकर के पास जमा कराना है। अब देखिए, ये ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि ट्रेडिंग का सारा राज यहीं पर है। 8 से 10 लाख रुपए का सोना आपने 80,000 या 1 लाख रुपए देके ले लिया, और आपके अकाउंट में वो 100 ग्राम सोना आ गया। अब अगर सोने की प्राइस ऊपर नीचे जाती है, तो एक हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेड में, जिसको हम M2M कहते हैं, मार्क टू मार्केट। तो मान लीजिए आपका मार्जिन, वो आपकी जो कीमत फ्लक्चुएट हुई है उससे कम पड़ गया, तो फिर ब्रोकर आपको फोन करके बोलेगा, साहब आप और मार्जिन जमा कराइए, क्योंकि जिस कीमत पे आपने लिया था वो उससे नीचे जा चुकी है। इसको हम मार्क टू मार्केट, आपको उसको टॉप अप करना पड़ता है। तो इसलिए मैं मानता हूं, सोनिया, के ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, और क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हर महीने एक्सपायर हो रहा है। हालांकि मैं यहां ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट को आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। ये रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है और आप दूसरा उठा लेते हैं। इससे आपको क्या होता है कि आपको उसमें से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती, वो रोल ओवर अगली सेटलमेंट डेट तक हो जाता है।
पर मैं इसलिए यहाँ से सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ये इसमें थोड़ी स्पेकुलेशन है। इसमें अगर मैं उसको बोलूं तो उसमें सट्टेबाजी है, क्योंकि आप गोल्ड की प्राइस और इसमें इससे एक और सवाल आपका निकल के आएगा जिसका मैं पहले ही जवाब दे दूं कि ये जो गोल्ड की कीमत ऊपर नीचे जाती है इतनी जल्दी जल्दी और रोज रोज, तो लोग ये जानना चाहेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे कैसे जाती है। तो डिमांड सप्लाई तो है ही है, पर शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के जरिए होती है, वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। मान लीजिए मैंने 10 लाख का लिया और मेरे को आज 11 लाख मिल रहे, तो मैं फटाफट प्रॉफिट बुक करूंगा, प्रॉफिट नीचे। ऐसे बहुत सारे लोग करेंगे, कीमत नीचे आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई गोल्ड की प्राइस इतनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे क्यों जा रही है, तो लंबे वक्त के लिए आप लेने के लिए कहते हैं, वो ट्रेडिंग की वजह से जाती है। और एक और मैं जो लोगों के मन में एक तरह से गलत परसेप्शन है वो भी दूर कर दूं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिया में जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, अब शादी ब्याह का सीजन आ गया, दिवाली आ गई, धनतेरस आ गई, तो शायद लोग नहीं जानते कि इनसे जो फर्क पड़ता है वो मुश्किल से 400-500 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। ये जो कमोडिटी प्राइस डिसाइड होती है, ये अमेरिका में कॉमेक्स है, इसको कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। वहां पर जैसे हम यहाँ 10 ग्राम में ज्यादातर तोले, पहले तोला बोला जाता था, आजकल 10 ग्राम बोलते हैं। जैसे हम 10 ग्राम में ट्रेड करते हैं, वो लोग आउंस में करते हैं। तो एक आउंस करीब 30-32 ग्राम का होता है, और वो यूएस डॉलर में, जैसे मैं आपको अभी आज जब हम बात कर रहे हैं तो शायद आप ये शो देख रहे हो, उस समय 3300-3350 डॉलर के बीच में प्रति आउंस घूम रही है। शायद आपको हैरानी होगी जान के कि वो जो प्राइस खुलती है अमेरिका में, उस प्राइस से इंडिया में प्राइस खोली जाती है, क्योंकि उस आउंस को हम 10-10 ग्राम में बांटते हैं, डॉलर और रुपए के रेट को हम फैक्टर इन करते हैं, तब इंडिया में प्राइस खुलती है। हाँ, अगर इंडिया में डिमांड शादी ब्याह की वजह से बढ़ रही है, धनतेरस की वजह से बढ़ रही है, अक्षय तृतीया की वजह से बढ़ रही है, तो थोड़ा बहुत आपको 500-1000 रुपए इधर उधर होता दिखेगा। पर लोग सोचते हैं अब तो भाई धनतेरस आ गई, सोना महंगा हो जाएगा, पहले ले लो। ऐसा बिल्कुल ये गलत परसेप्शन है। 500-1000 रुपए, जय काबरा साहब तो ज्वेलर भी हैं, इस बात को की ये पुष्टि करेंगे, इस बात को इंडिकेट करेंगे कि इंडिया की डिमांड की मूवमेंट बहुत थोड़ी है। और जो लोग ये भी जानना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा राज जो मैं समझता हूं आज हमने ना जिक्र किया तो शो ही अधूरा रह जाएगा, वो ये है कि क्यों सोने की कीमत इतनी बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी तो ये, अभी हमने बात करी कि 11-12%, तो ऐसा क्या है? इन्होंने तो अभी यहां तक कहा कि आज तक कभी घटी ही नहीं, किसी साल में नीचे ही नहीं गई। शरद जी, ये सवाल अगला पूछें आपसे जरूर, जरूर, कि जरूर। क्यों बढ़ रही है? मेरे से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने जिक्र पहले छेड़ दिया। तो सस्पेंस रखते हैं थोड़ा दर्शकों के लिए कि क्यों बढ़ रही है, वो हमें बताएंगे शरद कोहली साहब। लेकिन उससे पहले काबरा साहब को बीच में लाते हैं। आप, क्योंकि जैसे कि शरद जी ने बताया, आप ज्वेलर भी हैं, तो आप तो ये इसकी मूवमेंट बहुत लंबे टाइम से, मतलब आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो मैं, अगर सपोज मैं एज अ कॉमन पर्सन खरीदना चाहूं गोल्ड, और जो मैंने शरद कोहली जी की बात सुनी है, तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर एक्सपायरी नजदीक है तो यानी कि मैं फिजिकल गोल्ड के बारे में सोच सकती हूं, क्योंकि अब एक्सपायरी होने वाली है, तो हो सकता है कि दाम कम होंगे, तो मैं उस पर नजर रखूं कि एक्सपायरी कब है गोल्ड की, और तब मैं अपना गेम शुरू करूं। क्या ये सही है या गलत है, और आपकी क्या इसमें राय है? जी सोनिया जी, जैसे शरद सर ने एक चीज़ बोली थी कि जो ब्रोकर जो है या बीच की जो एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस हो, आपका नफ़ा नुकसान से मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका जो उससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये बिल्कुल सही है कि बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उस समय त्योहारों की बिकवाली से सोने के दाम बढ़े, ये सब चीज़ें ये अखबारों में भी छपता था और देखते थे, और वास्तव में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। लेकिन आज की डेट में जो बुलियन है, चाहे वो सिल्वर हो या ये हो, ये मोस्टली सारे कंट्रीज, जैसे सर ने बोला कि यूएस से रेट डिसाइड हो रहा है, और वो ये डिपेंड नहीं करता है कि भारत में जो है, हिंदुस्तान के अंदर अगर दिवाली है तो रेट बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत ही माइनर एक होता है, मे बी 1-2% हम उसको बोलेंगे। और हमने भी अपने जैसे ज्वेलरी बिजनेस में हमने कभी ये नहीं देखा कि त्योहार है, ये दिवाली है तो उस समय रेट बढ़ गए, और त्योहार के जाने के बाद में रेट कम हो गए। डिमांड और सप्लाई कम हो सकती है, लेकिन उसके कारण रेट के ऊपर बहुत फर्क आएगा, ऐसा नहीं है। तो वापस उसी बात पे अगर हम आए
कि तो फिजिकल फॉर्म में यानी कि अगर जैसे इंडिया के किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये माना जाए कि यूएस के डॉलर से फर्क पड़ता है, यूएस की जो फेड मीटिंग होती है उससे फर्क पड़ता है, तो वो चीजें नोट की जाएं कि उसमें क्या निकल कर आ रहा है? जी सोनिया जी, आज एक्चुअली पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है, और एक विलेज में कहीं पे भी एक छोटा सा कोई छोटी घटना भी अगर होती है तो उसका फर्क पूरे ग्लोबल के ऊपर पड़ता है। तो चूंकि गोल्ड को आज की डेट में हर कंट्री एक सिक्योर्ड असेट के रूप में या एक सेफ हेवन के रूप में जैसे देखती है, तो उस केस में गोल्ड का जो मूवमेंट है, दामों का जो मूवमेंट है, वो हमेशा जियोपॉलिटिकल रीजंस, कहीं वॉर अगर हो रहा है उसके कारण, तो उसके कारण ऊपर और नीचे वो उसी कारण से होगा, न कि और उसमें जैसे जो यूएस हो गया या यूक्रेन और रशिया वॉर है, तो वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी आती है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी जो हमारा वॉर का जो चल रहा है, तो उस कारण से भी अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में ये गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए को टच कर गया था। तो उसका रीज़न यही था कि कहीं न कहीं दिमाग में इनसिक्योरिटी थी, और उसके कारण रेट उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। वो फैक्ट है कि रेट मतलब नॉट बिकॉज ऑफ त्योहार, बिकॉज अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है, बट बावजूद उसके बढ़ रहे हैं। तो ये बात यहीं पे एक साबित हो जाती है कि जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स जो है वो उसको ड्राइव कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो शरद जी, मैंने जिक्र किया था कि मैं अभी यूएस भी होके आई हूँ, तो वहाँ पर कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत जब हुई तो कह रहे थे कि जब 3500 टच किया था गोल्ड, तब एक बड़ा लैंडमार्क लगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में 4500 भी टच करेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। और अगर हम देखें तो इंडिया के ज्वेलर्स भी इस टाइप की बात करते हैं कि शायद 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। क्या मतलब हम स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते अपने शो पर जिस तरह से जा रही है ऊपर की तरफ जो ये रैली जा रही है गोल्ड की, क्या इस समय रियल एस्टेट से बेटर ऑप्शन गोल्ड है? और क्यों बढ़ रहे हैं दाम, जैसे कि आप बताने वाले थे हमारे दर्शकों को? देखिए, पहली बात तो गोल्ड में एक रूल होता है जो हम फॉलो करते हैं कि गोल्ड की प्राइस को कभी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। आपने समा बांध दिया है अब कि हम उसके बारे में बात करें। वैसे मैं नॉर्मली इस बात करने से बचता हूं, क्योंकि हम स्पेकुलेट करें, हमारे जो हजरत नाजनीन है वो पता लगा उन्होंने खरीद कर रख लिया, कल को थोड़ी करेक्शन आई तो उनके मन में थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है। हालांकि मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। अब मैं आपको उस बात पे आता हूं जो आपकी बात का भी जवाब दे देगा, इस बात का जो आपने पूछी है। देखिए, गोल्ड को एक तो मैं उर्दू का वो लफ्ज नहीं पकड़ पा रहा हूं, अशांति, उर्दू का इसमें लफ्ज होता है जो मैं नहीं पकड़ पा रहा। गोल्ड को अशांति पसंद है, और जब जब दुनिया में अशांति होगी, जब जब दो मुल्क आपस में लड़ेंगे, टेंशन होगी, फाइनेंशियल सर्कल्स में आपने पूछा, करेंसी फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी, रेट फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी, जब जब इनसिक्योरिटी दुनिया में बढ़ेगी तब तब गोल्ड बढ़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात, शायद हमारे जो देखने वाले जानते हो कि किसी जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह होता था कि आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ इस बात से जानी जाती थी कि आपके कंट्री के पास, आपके मुल्क के पास कितना गोल्ड रखा हुआ है खजाने में। फिर खत्म कर दिया गया। फिर तो आपको पता है करेंसी एक दूसरे से, एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, एक डॉलर इंडेक्स होती है, बहुत तरीके से करेंसी आपस में। जो दुनिया भर के, बहुत जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूं जो कि सबको ध्यान से सुननी चाहिए, कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, इसमें भारत का रिजर्व बैंक भी है, अमेरिका का फेड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूके का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ईसीबी, सबके, चाइना का बैंक है, सेंट्रल, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भर भर के सोना पिछले कुछ सालों में खरीदा है। तो जब आप किसी चीज को बहुत खरीदेंगे तो उसके दाम चढ़ते जाते हैं। तो ये कम लोग जानते हैं कि एक दाम चढ़ने की वजह तो मैंने अशांति बताई, वो तो अशांति बीच बीच में शांत भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं, अशांति होती है। कुछ दिन के लिए हम रशिया यूक्रेन को भूल जाते हैं, वेस्ट एशिया को भूल जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान भी अभी फिलहाल सीज फायर है वगैरह वगैरह। पर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड के अपने खजाने भर रहे हैं, उसकी वजह से गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। और क्यों, आप ये पूछेंगे आपके क्यों भर रहे हैं भाई, उनको क्या जरूरत पड़ी है गोल्ड इतना खरीद के रखने की? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अपना एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते एनालिसिस है
कि शायद गोल्ड स्टैंडर्ड फिर आ जाए, क्योंकि अभी यूएस डॉलर का दबदबा बना हुआ है पूरी दुनिया में। आपको पता होगा 60 से 70% बोरोइंग्स यूएस डॉलर में होती है, 80 से 90% ट्रेडिंग जो दुनिया में व्यापार होता है वो यूएस डॉलर में होता है। जिन मुल्कों ने अपना फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है उनका करीब 70-80% रिजर्व सारा का सारा यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर का इतना दबदबा है, तो अगर यूएस डॉलर का दबदबा सोनिया कम होता है, अब मैं आपकी बात पे आता हूं, आपने 4500 की बात करी, 2 लाख की बात करी, अगर यूएस डॉलर का दबदबा कम होता है तो गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा। और मुझे जिस प्रकार से यूएस से नई नई अनाउंसमेंट्स निकल के आ रही हैं, रिसेशन की बात की जा रही है, यूएस इकोनॉमी बहुत ही ऐसे मकाम पे आ गई है जहां पर वो डगमगा भी सकती है, अगर ऐसा होता है तो गोल्ड फिर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। पर अब आप ये जानना चाहेंगे बीच बीच में, देखिए जब आप, मैंने कहा ना सोने के साथ सो जाइए, तो बीच जो सोता है तो सोने के साथ सो जाइए क्यों कहा, जब आप सो रहे होते हैं ना तो आपके पास जो चीज रखी होती है उसमें कुछ हलचल हो रही है, आपको नहीं पता, शोर ना हो रहा हो, मतलब उसमें कुछ गर्म ठंडा हो रहा है, आपको नहीं पता, तो बीच में जो उसमें हलचल होती है उस हलचल को मत देखिए आप। जब, क्योंकि हो सकता है आपने मान लीजिए 90,000 पे खरीदा और 95 हो गया, 1 लाख हो गया, अब क्या हुआ कि डॉलर स्ट्रांग हुआ, पता लगा वो तो 85,000 आ गया, अब आप तो घबरा गए, भाई मैंने तो अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दी, ये तो गिर के 85,000 आ गया। तो इन करेक्शंस को मत देखिए, क्योंकि इसलिए मत देखिए क्योंकि क्या वो सही वक्त है गोल्ड लेने का, इन फ्लक्चुएशंस के बीच में इसको पता लगाना बहुत मुश्किल है। पर जिस चीज को यकीनन कहा जा सकता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे टाइम में गोल्ड जरूर ऊपर जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है आप जिस प्राइस पे गोल्ड में घुसे हैं वो प्राइस अब उससे नीचे आ गई है, तो इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कोई भी नहीं पता लगा सकता सोनिया कि क्या ठीक वो प्राइस है जहां पर मैं घुसूं जहां से मुझे 1 रुपया भी नीचे ना जाए। अब मैं जल्दी से 3 तरीके से बुलियन ट्रेडिंग करी जाती है। आप अगर आपने पूछना है तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप कहें तो मैं अपने आप दे दूं, क्योंकि सब लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि किस 3 तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। एक तो आप फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, हमारे जय काबरा साहब है, इनकी ज्वेलरी की दुकान है, इनके यहाँ लोग झुमके और चूड़ियां और हार खरीदने आते होंगे, कान के और नाक के, वो तो खरीदे ही जाते हैं। इसको इसी फिजिकल फॉर्म में बार्स और कॉइन्स भी आते हैं सोनिया, जो आप बार्स लेते हैं और कॉइन्स आते हैं वो भी गिनी फॉर्म में आते हैं, वो भी आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको पेपर फॉर्म में ले सकते हैं, पेपर गोल्ड। और पेपर गोल्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल इस समय गोल्ड ईटीएफ्स हैं, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। कुछ कंपनीज है, पेटीएम वगैरह, जिन्होंने डिजिटल गोल्ड भी निकाल रखा है, उसको पर वो ईटीएफ भी आप ले रहे हैं तो आपको फिर आप उसको फिजिकल में कन्वर्ट करा सकते हैं। और तीसरा तरीका जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं वो डेरिवेटिव्स है। तो इन 3 तरीके से आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि किस तरह, 3% इस पे जीएसटी लगता है, आई एम श्योर जब काबरा साहब के इनके ग्राहक लेने आते होंगे तो 3% उस पे जीएसटी देना पड़ता है। अब आप आगे जिक्र करेंगे तो इसकी टैक्सेबिलिटी के बीच बाद में थोड़ा सा तड़का एक लगा देंगे बीच में। बिल्कुल वो पूछना जरूरी है। लेकिन काबरा साहब चले ये बताएं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि सही पर्सन से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे कि मेरा तो धंधा ही यही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ज्वेलरी के बजाय क्या गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन्स खरीदना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ज्यादा सही है? क्योंकि ये गड़बड़ कहीं दर्शक हमारे भी करते होंगे कि जाके ज्वेलरी खरीद ली, लेकिन उसके मेकिंग चार्जेस और ये सब तो दे दिए, लेकिन जब बेचने पर आए तो फिर वो उसको पिघलाते हैं और उसकी प्योरिटी देखते हैं और कहाँ से लिया, ये सब किया, जिससे लिया उसी से वही, मतलब वो जो गड़बड़ होती है उससे बचने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? सोनिया जी, इसका जो जवाब है बहुत सिंपल है। आज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा शादी का मौका आने वाला है जहाँ पे तो आप निश्चित रूप से बिस्किट को गले में नहीं पहन सकते, राइट? तो उसके लिए आपको ज्वेलरी ही खरीदनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में, जैसे कि शरद सर बोले कि लॉन्ग टर्म में ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं है अगर आप ज्वेलरी भी बना रहे हो, क्योंकि आप जो मेकिंग दे रहे हैं या जो इवन गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं जो 3% है, वो एक तरह से आपने उसका किराया दिया है पहनने का, ठीक है? गोल्ड की रेट कम नहीं होने वाली, बिकॉज आज के डेट में गोल्ड हॉलमार्क गोल्ड है, सारे अच्छे ब्रांड सारे हॉलमार्क यूज करते हैं, तो आपको वहां पे कभी धोखा नहीं होगा। अच्छा, तो मैंने सुना कि कुछ एटीएम्स भी खुल गए हैं अब, गोल्ड जहां से निकल सकता है, कॉइन्स निकल सकते हैं, और जिस कंपनी ने खोला है वो आगे 50 एटीएम खोलने वाली है। मतलब इतना जबरदस्त रिस्पांस है ग्राहकों का।
सोनिया जी, एक्चुअली ये ट्रस्ट फैक्टर की बात है, कौन खोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई नई कंपनी आती है तो निश्चित रूप से उसको बहुत ज़्यादा टाइम एक ब्रांड बनाने में लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हम भारतीय माइंडसेट की अगर हम बात करें, जहाँ हम दूर दराज पे जहाँ पे गाँवों में जहाँ भारत बसता है, हम अगर उसकी बात करें तो जस्ट एज ए लेमैन हम लोग यही बोलेंगे कि अगर आपको आज ज़रूरत है, घर में कोई फंक्शन है साल 6 महीने में, तो आप इन्वेस्टमेंट रेट देख के कि आपको लगे कि थोड़ा सा डाउन हुआ, अभी जैसे 3-4 दिन पहले 99,000 था और आज जो है वो 96,000 के आसपास है, तो उस समय आप रेट देख के आप कोई अपने लिए अपनी ज्वेलरी अगर खरीदते हैं देन फेयर एनफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में फिजिकल फॉर्म में भी लिया जा सकता है और एक जो गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, जहाँ पे वो लोग उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी उनको एक 100% सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं वो 100% सिक्योर्ड रहते हैं, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक एंगल है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी एंड यूज क्या है। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस निश्चित रूप से आप उसको इनगोट्स या 99.9% प्योरिटी के साथ में आप उससे खरीद लीजिए। फिजिकल गोल्ड का बस यही एक इशू होता है कि आप उसको कहाँ, घर में कहाँ रखेंगे, कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई किसी को पता चल जाए कि भाई आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आपके घर में फिर वही वाली एक गड़बड़ वाली बात है। अदरवाइज तो सिक्योरिटी इस बात की रहती है कि भाई हमने जो पैसे लगाए हैं वो हमारे पास पड़ा है। एक थोड़ा सा हटके सवाल है शरद जी, टैक्स पे मैं जरूर पूछूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, लेकिन जैसे हमने एक कैंपेन जो हम देखते हैं, एक किताब है क्रेजी लाइक अस, कि जो आपको करवाना चाहते हैं उस टाइप की फीड दे दी जाती है आपको। जैसे कि पहले गोल्ड बहुत ज़्यादा बिकता था, मैं पहले ज़माने की बात कर रही हूँ, और उसके बाद कुछ कंपनियां थी, मैं पूरे ग्लोबल बात कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं, उन्होंने डायमंड को फीड करना शुरू किया कि अरे गोल्ड क्या, डायमंड दो, डायमंड इज फॉरएवर, या फिर डायमंड की रिंग्स होनी चाहिए, मार्क ऑफ लव एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे में जो गोल्ड की कीमत, गोल्ड की वो वैल्यू कम करके डायमंड की तरफ ज्यादा किया। अब क्या जिस तरह से अगर हम डायमंड को देखें, आपने अगर 2007 में कोई चीज ली है डायमंड की, आज के तारीख में डायमंड का वही रेट है जी, कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। उस समय जिन लोगों ने डायमंड सोच के लिया होगा लाखों का, आज भी वो उतने का ही पड़ा है, शायद कम ही वैल्यू हुई होगी। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रेशियस मेटल कैन लूज देयर वैल्यूज? क्या ये कम भी कर सकते हैं? क्या गोल्ड के साथ भी कुछ ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है? देखिए, आपने डायमंड की बात करी। पहली बात तो डायमंड की एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जैसे अभी काबरा साहब बता रहे थे कि आपका एंड यूज क्या है, आप उसको एक नाजरीन हैं, आप उसको पहनना चाहती हैं, आप उसको कोई शादी ब्याह का मौका, या वैसे ही आप उसको रेगुलर पहनते हैं। लड़के भी पहनते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और अभी जो काबरा साहब ने बात करी, आपने जो सवाल पूछा था कि इसको फिजिकल किस फॉर्म में लेना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसमें आपकी इजाजत हो तो ऐड कर दूं कि मेकिंग चार्जेस होते हैं। जब भी आप इसका हार बनाएंगे, चूड़ी बनवाएंगे, कड़े, तो मेकिंग चार्जेस है, तो भले ही प्योरिटी अच्छी भी है, हॉलमार्क वाली भी है, तभी मेकिंग चार्जेस जो उस चीज के बनाने में गए, तो रिलेटिवली स्पीकिंग वो जो हम ROI देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो रिलेटिवली कम हो जाता है बार्स और कॉइन्स और इनगॉट्स के मुकाबले। ये थोड़ा सा वहां फर्क रहता है। और एक और मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़ दूं, जो काबरा साहब ने कहा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। हाँ, और उसमें एक पीछे उसके इकोनॉमिक इशू है, उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करते, उसमें एक फिस्कल लेवल पे प्रॉब्लम आई है, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि अभी भी जो लोग उसको ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से आप ले सकते हैं। उसकी 8 साल की मैच्योरिटी बरकरार है, पूरा टाइम रखते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन बरकरार है, पर नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अभी आप फिलहाल नहीं ले सकते हैं। अब आपने बात करी कि क्या प्रेशियस मेटल्स गिर सकते हैं। देखिए, जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी सोनिया, वो चीज के गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, इस बात का हमेशा हम ध्यान रखें। और क्योंकि सोना ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह पड़ा मिल रहा है, कहीं भी खोद दीजिए निकाल लीजिए, इसकी खाने बहुत दुनिया के सिलेक्टेड हिस्सों में होती है,
और कहीं कहीं तो ऐसा है कि जिसको माइनिंग हम कहते हैं, माइनिंग कर करके खत्म भी हो चुका है, वहां पर अब कुछ बचा नहीं है, मतलब जितना था निकाल चुके हैं। तो यही सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि एक तरफ पहले सवाल था कि चाइना खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, इस वजह से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। अब अगर अर्जेंटीना में हमें इतना जबरदस्त डिपॉजिट मिलता है गोल्ड का, क्या ये बैलेंस होगा, क्या कम होंगे अब दाम? ये डिपेंड करेगा सोनिया के, जैसे हमने युगांडा की बात करी अभी, जो $12 ट्रिलियन का वहां ऐसा माना जा रहा है कि हमको ये कोई पूरी तरह से खबर पक्की है या नहीं है, इसको वेरीफाई कर लिया जाए, तो किस रफ्तार से मार्केट में वो एक्सट्रैक्ट होके आएगा ये इस पे डिपेंड करेगा। पर खरीदारी इस कदर चल रही है सोनिया, खाली चाइना नहीं खरीद रहा, दुनिया भर के, मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक्स इसको खरीद रहे हैं। अगर खाली चाइना खरीद रहा होता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भर में खरीदा जा रहा है। और अभी इंडिया ने तो आपको पता होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड रखा हुआ था सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में, पीछे कुछ टाइम पहले वहां से वापस भी मंगवाया था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गया था तो मंगा लिया था, उनको खतरा लगने लगता है, आप कहीं अपनी चीज रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी सप्लाई पहली बात तो एक साथ मार्केट में फेंकी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आती भी है तो उसको सोनिया लेने वाले इतने हैं। हम इंडिया में अगर हम घर घर में जाके सोना देखें तो आपको घर घर का इकट्ठा कर लें तो इतना बड़ा यहां पर भंडार है, उसका कलेक्शन है, प्लस जो सेंट्रल बैंक ने तो टनों के हिसाब से इकट्ठा किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कीमत फिलहाल, हाँ कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात हो जाती है जो कि अशांति के बिल्कुल ऐसी शांति हो जाती है कि वो ऐसी शांति हमने कभी सोची भी ना हो, जिसका मुझे चांस बहुत कम ना के बराबर लगता है। तो मुझे लगता नहीं कि नीचे जाएगा। हाँ, ये मैं जरूर एक अलर्ट की तरह देना चाहूंगा, बीच बीच में करेक्शंस जरूर आएंगे। तो जो भी आज हमारे सुनने देखने वाले इसको देख रहे हैं और वो कल जाके सोना खरीद लेते हैं और वो मान लीजिए महीने बाद उन्होंने लिया 96,000 का, महीने बाद हो गया वो 94-93,000 का 10 ग्राम, वो कहेंगे कि ये तो पैसा बोलता है। मैं सोनिया सिंह ने, शरद कोहली साहब ने, काबरा साहब ने कहा था कि ये तो बढ़ेगा, ये तो घट गया। तो बीच बीच में जो करेक्शंस आती हैं, आप अगर लंबे वक्त के ले रहे हैं, बीच बीच की करेक्शंस को आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल है पता लगाना कि कौन सा वो बॉटम का लेवल है जहां से आप एंट्री ले, जहां भी आप एंट्री ले। और एक हम इन्वेस्टमेंट में ना सोनिया रूल इस्तेमाल करते हैं, वो रूल मैं आज उसका खुलासा कर देता हूं। मुझे लगता है वो सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट्स के लिए है कि जो लंबे वक्त का इन्वेस्टर है उसके लिए हर वक्त अच्छा वक्त है। ध्यान रखिएगा, जो लंबे वक्त का इन्वेस्टर है उसके लिए कोई भी वक्त अच्छा वक्त है। हां, जो छोटे वक्त का इन्वेस्टर है उसको वक्त की तलाश करनी पड़ती है, कहां से घुस जाऊं, कहां से निकल जाऊं, जो कि मैंने कहा कि बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुझे ऐसा, आपके सवाल का मैं सीधा सीधा जवाब दूं, मुझे लगता नहीं है, और काबरा साहब भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे जाएंगी, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत शॉर्ट है और जिस तरीके से खरीदा जा रहा है और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसको देख के भी, जैसे अशांति की हमने बात करी, मैं दिमाग पे जोर डाल रहा हूं, उर्दू का वो लफ्ज मुझे मिल जाए अशांति का, तो वो अशांति अगर बढ़ेगी, और मुझे यहां से घटने की उम्मीद लग नहीं रही है, हालांकि हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये अल्लाह से मांगते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए और बढ़िया हो जाए, पर ऐसा नजर आ नहीं रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप गोल्ड को जब जब मौका लगे, और किसी के भी पोर्टफोलियो में, अब मैं बात करता हूं, लोग पूछेंगे कि भाई कितना लेना चाहिए, आप इतनी तारीफें कर रहे हैं, इतनी बता रहे हैं, ये भी तो बता दीजिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरी सलाह से कम 20% उसमें गोल्ड होना चाहिए। यह आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करेगा, यानी कि जो महंगाई की दर बढ़ती है उसमें हेज करेगा, आपको एक अच्छा रिटर्न लाके देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट बैलेंस्ड हो जाएगी। सोनिया, आपको हैरानी होगी सुन के, जो म्यूचुअल फंड जिनका हम पैसा बोलता हमें कितना जिक्र करते हैं, वहां पर अब एक मल्टी एसेट फंड बहुत बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, इक्विटी में, डेट में, वो तो सारे एसेट्स को लेके चलते हैं और उन एसेट्स में अब नाम सोने का भी आ गया है। तो इससे ये पता लगता है कि बड़े बड़े फंड्स भी अब इस बात को मान गए हैं कि सोना जो है आपको एक रिस्क को हेज करने में मदद करता है। यानी कि शरद कोहली साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हीरो होता है ना किसी फिल्म में, स्टॉक मार्केट बेशक एक हीरो रहा हो बहुत लंबे समय से, लेकिन सितंबर से हम देख रहे हैं कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन्होंने पूरी स्टेज को ले लिया है और वही अब फिल्म को आगे लेकर जा रहे हैं। और लग रहा है कि हीरो थोड़ा बीमार पड़ गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं हीरो भी थोड़ा सा जिंदा रहे और अच्छी से हमें क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स से दूर रखे। इस बीच एक चीज मैं काबरा साहब पूछना चाहूंगी
चाहूंगी कि गोल्ड में भी हमने देखा है कि 22 कैरेट, 24 कैरेट्स, लेकिन 18 कैरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमंड वाला जो एक फेस चला था उसमें कह रहे थे कि ये तो 18 कैरेट में ही बन सकता है या उससे कम में ही बन सकता है, तो व्हाइट गोल्ड और ये वाला गोल्ड और ये गोल्ड, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करें। सेकेंडली, एक प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब जो है, क्या उन पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? जी हाँ, बट उससे पहले मैं आपकी एक पुरानी जो प्रश्न था उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि डिपॉजिट्स अगर मिल गए किसी भी कंट्री में तो क्या उस कंट्री में या वर्ल्ड ओवर उसका रेट, गोल्ड का रेट कम होगा या नहीं होगा। एक्चुअल में शरद सर मेरी इस बात पे मोहर लगाएंगे कि हर कंट्री इस तरह के प्रेशियस मेटल्स जो हैं उसके ऊपर हमेशा एक कंट्रोल रखती है कि कितना उसको रिलीज करना है, कितना उसको बचा के रखना है। क्या इसी वजह से वो नई इंपोर्ट पॉलिसी भी अभी आई है पिछले हफ्ते? जी, क्योंकि होता क्या है कि गोल्ड एक ऐसा है जिसको हर कंट्री और हर सरकार को मालूम है कि वो बुरे वक्त का साथी है, और बुरे वक्त का साथी का मतलब ये होता है कि वो हमेशा एक दबा के रखना चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तब हम उसको निकाल सकें। तो ये बात कि कहीं अर्जेंटीना में मिला या युगांडा में मिला या इवन इंडिया में भी बहुत सी बार ऑफशोर में भी और ऑनशोर में भी गोल्ड की डिस्कवरीज हो रही है, लेकिन उसके कारण ये कभी नहीं मानेंगे कि जो डे टू डे जो दरें हैं, गोल्ड की जो रेट्स हैं, उसके ऊपर इसके कारण कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एक तो ये, दूसरा जैसे अभी आपने पूछा कि 18 कैरेट 2017 में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने 14 कैरेट को भी हॉलमार्क कर दिया था। कारण ये है कि 14 कैरेट हो, चाहे 18 कैरेट हो और चाहे 22 कैरेट हो, रेट हमेशा वेरी करेगी। 22 कैरेट की रेट ज़्यादा होगी, 18 की उससे कम होगी, और 14 कैरेट की पर ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ तो वो निश्चित रूप से कम होगी। और गोल्ड में आपके दर्शकों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं बताता हूँ कि अगर ज्वेलरी में जैसे जाते हैं और वो 18 कैरेट की ज्वेलरी की जगह 22 कैरेट का एक सेट की बात ले लीजिए तो उसमें वेट भी बढ़ेगा, बिकॉज गोल्ड, टेक्निकली गोल्ड एक हेवी मेटल है। तो यानी कि सेम डिज़ाइन का या सेम साइज का अगर हम एक हार लेते हैं या एक चेन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस केस में हो सकता है 18 कैरेट में अगर वो 10 ग्राम की बने तो सेम वॉल्यूम की जो चेन है वो अगर हम 22 कैरेट में जाएंगे तो कहीं 12 या 13 ग्राम की चेन पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है कि इससे तो रेट भी वेरी हो गया और ये भी वेरी। अब जैसे मेरी ओरिजिनल बात पे मैं आता हूँ जहाँ पे मैंने ये बोला था कि एंड यूज़ क्या है। तो एंड यूज़ अगर ज्वेलरी है तो मेरी दर्शकों से या हिंदुस्तान में सभी लोगों से यही सलाह है कि जब एंड यूज अगर आपको पहनने का है तो आप लाइट वेट में, चाहे आप 18 कैरेट में आप जाएं या 14 कैरेट में जाएं, क्योंकि 14 कैरेट भी गवर्नमेंट हॉलमार्क कंपलसरी है, उससे नीचे हॉलमार्क नहीं होता है। तो 18 कैरेट में आप जाएंगे तो कि चूंकि आज आप मेकिंग 18 पे भी उतनी दे रहे हैं और 22 पे भी उतनी ही दे रहे हैं क्योंकि वो पर ग्राम लगती है, लेकिन 18 कैरेट का रेट आप दे रहे हैं तो 18 कैरेट में, ताकि आपका एक्चुअली रिस्क उस हद तक कम हो गया। आप 22 कैरेट में शायद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते, ठीक है, वही ज्वेलरी आपको 18 कैरेट में भी बन के आ रही है। तो ये एक फाइन डिफरेंस है जो एक समझने की ज़रूरत है, और जहाँ हमारा एंड यूज ज्वेलरी है वहाँ पे हम लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। आखिर के 4 मिनट बचे हैं तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन दे देती हूँ शरद जी को, और आप समझ जाना कि कितना कितना आपको रिप्लाई करना है। 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि टैक्स के क्या इस पर लगेंगे, कितना बेचने पर, खरीदने पर, CGST, SGST जो भी है वो आप बता दीजिए। और दूसरा ये कि सिल्वर को बाय किया जाए या उसके भी ETFs देखे जाएं या क्या? देखिए, सिल्वर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि सिल्वर का रेट 1 लाख रुपए से थोड़ा कम है 1 किलो का, और यहाँ हम 10 ग्राम की बात करते हैं, वहाँ किलो की बात करते हैं। तो लाजमी अगर आप फिजिकल फॉर्म में जा रहे हैं तो आपको फिर सिल्वर के लिए तो एक पोर्टर चाहिए होगा, आप उठा के ले जा रहे हैं, तो बेटर होता है कि सिल्वर को तो आप ETFs में ही देखें, ये मेरी सलाह है, अनलेस कि आप बहुत थोड़ा लेना चाहते हैं। अब जहाँ तक टैक्स की बात है, 3% GST अप्लाई करता है। अगर आप गोल्ड पर सिल्वर को जाके खरीदते हैं तो 3% उस पर फ्लैट GST है।
इनकम टैक्स की हम बात करें, तीनों अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके बिजनेस इनकम मानी जाएगी। बिजनेस इनकम पे टैक्स आपके स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है। अगर आप इसको ETF में ले रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं, तो 2 साल तक अगर आप रखते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। और अब नए रूल्स के हिसाब से 12.5% उस पर आपको कैपिटल गेन, यानी कि आपने 1 लाख का लिया, 1,20,000 का बेचा तो 20,000 रुपए पे आपको 12.5% देना होता है। अगर आपने 2 साल से कम रखा है तो फिर आपको अपने स्लैब रेट्स के हिसाब से, यानी कि जिस भी आपको पता होगा स्लैब रेट्स आजकल जो है 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम, हम उसमें नहीं जाते, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता होगा, तो स्लैब रेट्स के हिसाब देंगे। तो ये तो हुई टैक्सेशन। बाकी मैं तारीफ करना चाहूंगा सोनिया काबरा साहब की कि उन्होंने ज्वेलरी का एक ऐसा राज समझाया है जो लोगों को पता नहीं था कि आप जितने प्योर गोल्ड की तरफ जाएंगे आप उतना वजन भी उसका बढ़ा देंगे। वजन तो तोल के हिसाब से निकलेगा पर आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ जाएगी उतना ही सामान लेने के लिए। तो खाली बहुत अच्छी उन्होंने बात करी, अगर खाली पहनने के लिए आप ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा, ये थोड़ा ना जो देख रहा है आपको कहेगा कि भैया पूछेगा भैया 24 कैरेट का 22 कैरेट का, ऐसा तो कोई नहीं पूछता है। आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है और आपको जो ऑर्नामेंटल वैल्यू उतनी रहती है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो फिर आप ज्वेलरी पर पैसा जाया ना करें, आप उसको कॉइन फॉर्म में ले। ये बहुत ही काम की बात मैं समझता हूं काबरा साहब ने बताई, जो आज तक शायद किसी भी बुलियन ट्रेडर ने ना बताई हो। मैं इस बात की तारीफ करना चाह रहा था। जी सर। और एक चीज़ फिर आपने उसमें KDM और उसकी बात भी जैसे आपने बोली थी, तो अगेन इसी बात को मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा कि पहले के ज़माने में कॉपर हम मिक्स करते थे, ज्वेलरी मेकिंग में कॉपर मिक्स होता था, लेकिन आज की डेट में अच्छे अलॉयज, एक्सपेंसिव अलॉयज होते हैं और वो अब ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ होता है। तो कभी भी आपको 18 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे तो कभी भी पहनी हुई भी अगर आप देखेंगे तो कभी आप जज नहीं कर पाएंगे कि उसमें डिफरेंस है 22 कैरेट और 18 कैरेट का। तो आप निश्चित होकर वो पहनिए और अपना इन्वेस्टमेंट और चीज़ों के लिए बचा के रखिए, क्योंकि ज्वेलरी अगर आप पहननी है वो ज़रूरी है, बिकॉज वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है ज्वेलरी पहनना, ठीक है, हमारा सोशल स्टेटस एक सिंबल भी है, तो वो ज्वेलरी तो पहनना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कम करें और अपना जैसे एक हाइब्रिड या एक जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो उस तरह का आप रख सकते हैं, जहाँ पे आपको हमेशा एक नेचुरल हेजिंग होती रहेगी। आप बार बार ज्वेलरी की बात कर रहे हैं और अगर दर्शक हमें देख रहे हैं तो मैंने ना कोई इयररिंग्स पहने हैं, ना कोई रिंग्स पहनी है और ना मैंने कुछ अपने ब्रेसलेट्स पहने हैं। बट हाँ, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कई लोग को ज्यादा पसंद होती है, स्पेशली फीमेल्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इतना इंटरेस्टिंग शो आज और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीखे होंगे आज इन सब बातों से। हम आपको लगातार अपने प्रोग्राम से बताते रहते हैं कि अपने प्रोग्राम, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन यही होता है कि आपने कुछ तो स्टॉक्स खरीदे हैं, कुछ आपने गोल्ड में लगाया, कुछ आपने दूसरी कमोडिटीज में लगाया, ताकि अगर एक चीज कम हो रही है, देख रहे हैं आप कि सितंबर से मार्केट नीचे जा रहा था, अगर गोल्ड आपने लिया होता और डाइवर्सिफाई की होता अपना पोर्टफोलियो तो गोल्ड आज उसको कहीं ज्यादा ऊपर आपके पोर्टफोलियो को ले जाता। तो ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। पैसा बोलता है मैं आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।